Good morning all of you. Welcome you all on my YouTube channel. So guys, in this video we will solve practice set 12 और ये practice set मैंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश के practice set से लिया है. इसके पहले के 11 प्रैक्टिस सेट में सीरियल वाइज अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं. और अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे MS TGT PGT इंग्लिश लिखकर टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे. आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन विच ईयर डिड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन इंग्लैंड. अब हमें बताना है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में कब हुआ था. ऑप्शंस आर A 1685, B 1680, C 1681 एंड D 1688. जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज D 1688. क्वेश्चन नंबर 2, हेमलेट्स डिलेमा इन एक्ट 3 सीन 1 टू बी और नॉट टू बी मीन्स. तो ये जो फेमस लाइन है हेमलेट की, हमें बताना है इसका मीनिंग क्या है, टू बी और नॉट टू बी. ए टू किल क्लाउडियस और नॉट टू किल, बी टू किल गर्ट्रूड और नॉट टू किल, सी टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी, एंड डी टू लिव और टू डाई. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, टू लिव और टू डाई. ओके, ये हैमलेट ने बोला था एक्ट 3 सीन 1 में. देन क्वेश्चन नंबर 3, मे आई नो हु डिड अकम्पनी यू टू द बस स्टेशन. इसमें जो अंडरलाइन पोर्शन है हु डिड अकम्पनी यू, इसके प्लेस पे हमें देखना है बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा. ए whom did accompany you, B whom did you accompany, C who accompanied, D whom you accompanying, E no correction required. देखते हैं सही आंसर कौन सा होगा. The correct option is C, who accompanied. May I know who accompanied you to the bus station. Correct option is C. Question number 4 is, the fast train came a halt to before क्रॉसिंग द ब्रिज. इसके अंडरलाइन पोर्शन के प्लेस पे देखते हैं बेटर ऑप्शन कौन सा है. ऑप्शन ए केम बिफोर टू अ हाल्ट, बी केम टू हॉल्ट्स बिफोर अ, सी केम बिफोर अ होल्ट टू, डी केम टू अ होल्ट बिफोर, एंड ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड. The correct option is D, came to a halt before. The fast train came to a halt before crossing the bridge. Okay, यहाँ पे came के बाद हमें preposition लगानी है. The correct option is D. Question number 5, what is antonym of consent. Consent का हमें antonym बताना है. Option A descent, B dissent, C dissent and D assent. अब देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या होगा. जो कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट का मीन्स होता है अनुमति देना. कॉन्सेंट मीन्स अनुमति देना. जो ऑप्शन ए है डेसेंट, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीन्स होता है चढ़ाई करना. देन बी, इसका मीनिंग होता है मतभेद, आपस में जो मतभेद होते हैं. सी, इसका मीन्स होता है शालीन, मीन्स जो जेनरस पर्सन होते हैं, उदार नेचर के होते हैं वो. और एसेंट का मीनिंग होता है अनुमति देना. ओके, अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंटोनिम इसका. क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, डिसेंट. देन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पे हमें इनके सिनोनिम फाइंड आउट करने हैं. 6 क्वेश्चन है स्नैफू. अब स्नैफू का मीनिंग क्या होता है, स्नैफू का मीनिंग होता है घपला. ए प्रेडिस्पोजिशन, बी नोशन, सी हेट्रेड एंड डी मैस.
सो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, मैस। मैस का मतलब भी होता है गड़बड़ करना। सो बोथ आर synonyms. Then question number 7, snag. So snag का synonym क्या होगा? So snag क्या होता है? रोड़ा, ओके, हडल टाइप। सो ए डोग्ड, डोग्ड होता है हटी या जिद्दी। देन प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस होता है पक्षपातपूर्ण। बिलीव विश्वास, एंड कैच पकड़। सो इसका सिनोनिम देख लेते हैं कौन सा होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, कैच। देन क्वेश्चन नंबर 8, अकल्ट। सो अकल्ट का मीनिंग होता है रहस्यमय। अकल्ट मीन्स रहस्य में, सीक्रेट। सो ए इनक्रेडिबल, बी गुलिबल, सी ऑफ द सेम क्रीड, एंड डी मैजिकल। सो इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, गुलिबल होता है भोला या सीधा साधा, ऑफ द सेम क्रीड, सो क्रीड यहाँ पे होता है पंथ, एंड देन मैजिकल, मैजिकल तो आप सब जानते ही हैं, जादुई। सो 8 का करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मैजिकल। क्वेश्चन नंबर 9 इज इनवेग। सो इनवेग का मीनिंग होता है आक्रमण करना और अटैक। इसका सिनोनिम देख लेते हैं क्या होगा। सो पेरेंटल, पेरेंटल यू नो, पैतरक। देन प्रिटेंडर, दावेदार। होटी, घमंडी, एंड क्रिटिसाइज स्ट्रोंगली। सो क्रिटिसाइज यू ऑल नो, आलोचना करना। सो देख लेते हैं इनवे का जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 9 द करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रिटर। सो फ्रिटर मीन्स होता है व्यर्थ, नष्ट करना, किसी चीज़ को ओवर जो वेस्ट करते हैं, दैट इज फ्रिटर। सो ए फॉल्स, बी रियलिस्टिक, सी स्टबर्न, एंड डी वेस्ट मनी। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, वेस्ट मनी। देन क्वेश्चन नंबर 11, the Forsyte saga includes the Man of Property 1906, In Chancery 1920, To Let 1921, and two interludes. Find the interludes. So हमें बताना है, ये तीन तो इसमें फोरसाइट सागा थे, इसमें 5 वर्क थे, 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। सो 3 नॉवेल्स इन्होंने बता दिए, यहाँ पे हमें 2 इंटरल्यूड्स फाइंड आउट करने हैं कौन से हैं। सो ऑप्शन ए इंडियन विंटर ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, बी इंडियन ऑटम ऑफ अ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, सी इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, and D none of these. So very easy question. So the correct answer is C, Indian summer of a Forsyte Tales and Awakening. Then question number 12 is change the narration. So narration again we have to see the direct and indirect speech. तो ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है सेंटेंस, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सो ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। सो ऑप्शन ए ही वॉन्टेड टू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है वेयर से, तो यहाँ वॉन्टेड आया है, ये तो ऑप्शन पहले ही हटा देते हैं। इस तरह से हमारा जो आंसर सॉल्व करना है वो ईजी हो जाता है। जो भी गलत ऑप्शन लगे उसको पहले साइड रख दो और बाकी के जो बचे ऑप्शन है उसमें से देखते हैं। सो अब हमें 3 क्वेश्चन में से ही फाइंड आउट करना है। सो ही आस्क्ड मी दैट वेयर, दैट और वेयर कभी एक साथ यूज नहीं होंगे, तो ये कंजंक्शन नहीं आएगी यहाँ पे। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज एंड ही आस्क्ड मी वेयर वाज द पोस्ट ऑफिस। सो इसमें देखते हैं, जो वेयर हमारा बीच में आया है, कोई क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया है, तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो वर्ब आती है। तो द पोस्ट ऑफिस यहाँ हो गया सब्जेक्ट एंड देन वाज हो गई
वर्ब। यहाँ पे वाज जो पहले आ गया है तो ये भी रॉन्ग है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13, ही सेड टू हिज सर्वेंट, वाई आर यू सो लेजी टुडे। सो लेजी नहीं, सो लेजी होना चाहिए, ये अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से एक साथ आ गया है, सो लेजी है ये। सो ऑप्शन ए, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही हैड सॉरी he asked his servant why he was so lazy that day. B, he asked his servant why he had been so lazy that day. C, he asked his servant why he was being so lazy that day. And D, he asked his servant why was he so lazy that day. अब देखते हैं, why से स्टार्ट हुआ है तो he asked his servant, why करेक्ट है, देन सब्जेक्ट यू हमारा चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सर्वेंट, तो यहाँ पे ही भी करेक्ट है। देन आर, ये प्रेजेंट में है तो हमें पास्ट में चेंज करना है, वाज भी ठीक है, सो लेजी, एंड टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहाँ आर दिया हुआ है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट को हमें पास्ट में चेंज करना है, लेकिन ये परफेक्ट में है तो ये रॉन्ग हो गया है। सो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही वाज बीइंग, तो बीइंग नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। एंड ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई वाज ही, तो कंजंक्शन के बाद कभी भी वर्ब नहीं लगती, अगर ये जो कंजंक्शन है ये बीच में आई है, सो दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 14, he said to her, may you succeed. So A, he told her that she might succeed. B, he prayed to God that she might succeed. C, he wished her success. D, he said to her that she might succeed. So question number 14, the correct answer will be B. इसका जो indirect speech होगा that is he prayed to God that she might succeed. अब ये may you succeed का मतलब होता है वो गॉड से प्रे ही तो कर रही है, तो he prayed to God, और may हमारा चेंज हो जाएगा might में, सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, द ग्रोथ ऑफ एन adolescent girl through emotional conflicts into a lover and a woman is the theme of। अब हमें ये थीम बतानी है, किसकी है, सो ए द स्किन गेम, बी जॉय, सी सिल्वर बॉक्स, एंड डी जस्टिस। सो क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट आंसर इज डी जस्टिस। सो इसमें डेट भी देख लेते हैं इसकी। सो 15 का देख लेते हैं, स्किन गेम, दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1920, जॉय इन 1907, सी सिल्वर बॉक्स इन 1906, एंड जस्टिस इन 1910। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16, द सिंपल सेंटेंस फॉर्म ऑफ those who are helpless deserve our sympathy is। so A, those whose sympathy are helpless are to be, B, they are helpless and they deserve sympathy, C, the helpless deserve our sympathy, and D, they who are helpless deserve sympathy। सो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं करेक्ट आंसर। तो ये सेंटेंस है, इसका हमें सिंपल फॉर्म देखना है कौन सा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, द हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ओनली अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ सिंगल वर्ब। यहाँ हेल्पलेस जो सब्जेक्ट हो गया, डिजर्व हमारी वर्ब हो गई, तो ये सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म ऑफ। अब ये जो सेंटेंस दिया है इसका हमें कॉम्प्लेक्स बताना है, सो स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। सबसे पहले आप देखेंगे ये कौन सा फॉर्म है, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है,
क्योंकि इसमें दो प्रिंसिपल क्लोज आई हैं, स्पीक द ट्रूथ, यू विल नेवर रिग्रेट इट। ओके, और ये एंड से जो सेंटेंस जुड़े होते हैं वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स देखना है इसका कौन सा है। ए, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नेवर रिग्रेट इट। बी, इफ़ यू स्पीक ट्रूथ यू नेवर रिग्रेट इट। सी, unless you speak the truth you will never regret it, and D, speak the truth or regret it forever। सो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, जहाँ एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और एक से ज़्यादा वर्ब होती हैं, और यहाँ क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इस वाले को देख लेते हैं। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ you will never regret it, so that is the correct answer। ओके, और जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। अब यहाँ पे जो फ्रेज दी हुई है काउंट ऑन हिम, इसका हमें मीनिंग बताना है कि मीनिंग क्या होता है इसका, इसके प्लेस पे हमें क्या सही मतलब जो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। अच्छा, इसका हमें बताना है काउंट ऑन हिम के प्लेस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ए, काउंट विद हिम। बी, काउंट हिम ऑन। सी, काउंट ऑन ही, and D, count him। E, no correction required। So here E option is correct, no correction required। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। I can always count on him in times of difficulty। Question number 19, life is but a walking shadow, it is a tale told by an idiot, so full of sound and fury, signifying nothing। So above lines spoken by Macbeth occur in। तो ये जो लाइन है ये दिस इज द फेमस कोटेशन सेड बाय मैकबेथ, लेकिन हमें बताना है ये कौन से एक्ट और कौन से सीन से ली गई हैं। सो एक्ट ए, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। बी, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ ऑफ मैकबेथ। सी, एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट ऑफ मैकबेथ। D, act fifth scene third of Macbeth। So question number 19, the correct option will be B, act fifth scene fifth of Macbeth। Then question number 20, he does not smoke he। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, क्या आएगा। सो डू, डिड, डज, डोंट। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब डज दी गई है, तो यहाँ भी हमें डज ही लिखना है। इसमें क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, अगर इधर जो नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो इधर असर्टिव होगा, और अगर इधर असर्टिव है तो इधर नेगेटिव होगा। तो एक जगह पॉजिटिव होता है, एक जगह नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ नोट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें नोट नहीं लगाना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सेम हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, डज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ही डज नॉट स्मोक, डज ही, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, यू डैश लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। सो ought, डेयर, नीड एंड मे। देखते हैं कौन सी मॉडल वर्ब इसमें करेक्ट होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, मे। यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर। तो हमें बताना है पार्ट ऑफ स्पीच के कितने नंबर होते हैं, कितनी पार्ट ऑफ स्पीच टोटल होती हैं। सो ऑप्शन आर ए 6, बी 8, सी 7 एंड डी 10। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, टोटल 8 नंबर्स होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जो किसी स्पीच के पार्ट होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सारे जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कंजंक्शन। सो
टोटल 8 होते हैं, इनको आप टिप्स पे लर्न कर सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एक्सक्लेमेटरी। देन क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ हमें वॉइस चेंज करनी है। वॉइस मीन्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो 23, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। सो ये एक्टिव में दिया हुआ है और हमें पैसिव में चेंज करना है। सो ए, दिस मैटर, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, इसका टेंस देख लेते हैं। यू मस्ट लुक इनटू द मैटर। सो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे मॉडल वर्ब दी गई है, तो मॉडल वर्ब दी गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो ए, दिस मैटर हैज बीन लुक्ड इनटू बाय यू। बी, दिस मैटर मे बी लुक्ड इनटू बाय यू। C, this matter should be looked into by you. And D, this matter into looked by you. So question number 23, the correct answer will be C. तो मस्ट के प्लेस पे यहाँ शुड भी चेंज कर देते हैं। मस्ट होता तो भी नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे शुड भी चेंज कर देते हैं। दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू। क्वेश्चन नंबर 24, Darjeeling grows tea. So A, tea grows in Darjeeling. B, tea is grown in Darjeeling. C, let the tea be grown in Darjeeling. And D, tea is being grown in Darjeeling. So question number 24, the correct answer will be B, tea is grown in Darjeeling. ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो एज, आर, एम प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये देखिए यहाँ एज भी दिया है और थर्ड फॉर्म भी दी है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट वी आर होलो मैन। तो ये लाइन किसने बोली थी, वी आर होलो मैन। सो ए, इलियट, बी, यीट्स, सी, टैगोर एंड डी, इजेकिल। सो क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट आंसर विल बी ए, इलियट। ये टी.एस. इलियट ने बोली थी लाइन, वी आर होलो मैन। देन क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें देखते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सो ए, ही इज रिच इनफ टू स्टार्व। और बी, ही इज टू रिच टू स्टार्व। सी, ही इज रिच नॉट टू स्टार्व। एंड डी, नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है, टू एंड टू। सो ही इज टू रिच टू स्टार्व। Question number 27, by which character is the following line in Shakespeare's Julius Caesar spoken? I am well armed in honesty. तो हमें बतानी है ये जो लाइन है शेक्सपियर का जो प्ले है जूलियस सीजर, उसमें कौन से कैरेक्टर ने ये लाइन बोली है। आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी। सो ए, सीजर, बी, कैसियस, सी, ब्रूटस एंड डी, सिसेरो। So the correct option will be C, Brutus। ये लाइन ब्रूटस ने बोली है। क्वेश्चन नंबर 28, सो चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। तो उसको क्या बोलेंगे जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल हो गया है। सो ए, माइग्रेंट, बी, इमिग्रेंट, C, native and D, parasite. So question number 28, the correct option will be B, immigrant. Then question number 29, one who looks at everything from a personal point of view is known as, so egocentric, B, quixotic, C, sadistic एंड डी, कॉम्प्लासेंट। एक ऐसा इंसान जो सभी चीज़ों को अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, तो उसको क्या बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए,
ईगो सेंट्रिक। तो ईगो का मीनिंग ही सेल्फ होता है और सेंट्रिक होता है सेंटर, केंद्रिक। सो आत्म केंद्रित, दैट इज ईगो सेंट्रिक। जो सभी चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, दैट इज ईगो सेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइफ। स्ट्राइफ जो प्ले है बाय जॉन गाल्सवर्दी, इसमें हमें बताना है जो लेबर पार्टी का जो लीडर है वो कौन है। सो ए जैक बार्थविक, बी डेविड रॉबर्ट्स, सी फाल्डर एंड डी जोन्स। सो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं करेक्ट आंसर। सो डी इज करेक्ट आंसर हेयर, डेविड रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 31, he was one of the greatest astrologers of his time। अब ये जो अंडरलाइन पोर्शन है इसके प्लेस पे देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो ए एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज टाइम्स, बी एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इट्स टाइम, सी ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन हिज टाइम्स, डी ऑफ हिज टाइम एस्ट्रोलॉजर एंड ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 31, E is correct answer, no correction required। तो in this sentence there is no correction। So he was one of the greatest astrologers। So one of the दिया हुआ है तो सभी greatest astrologers में से एक, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा astrologers of his time। तो हिज हमारा ही के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, डैश did you not spoken to me earlier। so A were you not spoken, B did you not speak, C you did not speak, D did you not spoke and E no correction required। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी गई है, इट मीन्स इसमें तो करेक्शन है ही। अब देखते हैं सही इसमें आंसर कौन सा होगा। So 32 the correct answer will be B, did you not speak। तो did के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। So B is the correct answer। Question number 33, which one is the correct sentence। अब इसमें correct sentence देखते हैं कौन सा है। So he said that earth was round, B he said that earth is round, C he said that अर्थ हैज बीन राउंड एंड डी नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ दीज की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, यहाँ पे ई ये एस हटा देना है, दीज। सो क्वेश्चन नंबर 33 द करेक्ट आंसर विल बी बी, ही सेड दैट अर्थ इज राउंड। क्योंकि ये जो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हम क्या करते हैं सेंटेंस के फर्स्ट पोर्शन में, अगर फर्स्ट पोर्शन हमारा पास्ट में है तो जो दूसरे वाला पोर्शन है वो भी पास्ट में जाता है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमारे प्रेजेंट में ही रहते हैं। सो ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, आई हैव नेवर बीन हियरिंग ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट हिज सिटी। सो अब देखते हैं इसके प्लेस पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। सो ए वाज नेवर हर्ड, बी हैव नेवर बीन हर्ड, सी हैड नेवर बीन हर्ड, डी हैव नेवर हर्ड एंड ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। So question number 34, D is correct answer, have never heard। So I have never heard of him since he left this city। So D is correct option। Question number 35, Law is a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another। So these lines are from, ये लाइन बतानी है हमें कौन से प्ले से ली गई हैं। सो ए स्ट्राइफ, बी जस्टिस, सी लॉयल्टीज एंड डी सिल्वर बॉक्स। सो क्वेश्चन नंबर 35 द करेक्ट आंसर विल बी जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 36, सीजर्स करेज वॉन हिम ओनर। सो द वर्ड ओनर इज, अब हमें बताना है जो यहाँ वर्ड दिया हुआ है ओनर, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है।
A adjective, B adverb, C noun and D verb. So question number 36, the correct answer is C noun. So owner is noun here. और नाउन क्या होते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं किसी भी चीज़ को, जो भी हमने नाम दिए हुए होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और ओनर यहाँ पे हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 37, विच सेंटेंस हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। सो ए, ही वॉज लुकिंग एट मी, डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल। सी, he has gone to Patna. And D, he treated her badly. So question number 37, the correct answer is D, he treated her badly. अब यहाँ देखते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कैसे पता लगाते हैं, या तो हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं और या फिर हम whom से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर हमें इनका आंसर मिल जाए तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सो ही ट्रीटेड हर बैडली, तो उसने किसको ट्रीट किया था बैडली, हर को ट्रीट किया था, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, रेटोरिक इज। अब हमें बताना है जो रेटोरिक होता है ये क्या होता है। सो ए, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। बी, the art of poetic composition. C, the appreciation of literature. And D, none of these. So question number 38, the correct answer is A, the art of effective or persuasive speaking or writing. Question number 39, change the narration. So, are you alone, my son? Asked a soft voice close behind me. So A soft voice from my back asked if I was alone. B, a soft voice said to me, are you alone, son? C, a soft voice asked that what I was doing there alone. And D, a soft voice behind me asked if I was alone. So question number 39, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी. सो अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वाज अलोन, दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40, ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट. सो इसको भी हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है. So A, he told her not to read so fast. B, he advised her don't read so fast. C, he requested her not to read so fast. And D, he ordered her not to read so fast. So question number 40, the correct answer is D, he ordered her not to read so fast. अब देखिए इसमें कहीं प्लीज़ तो है नहीं, जो हम यहाँ रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग है. फिर ही एडवाइज्ड हर, डोंट से तो हम वैसे भी शुरू नहीं करेंगे, और यहाँ ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट. एंड ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट ही लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस सेट में डी दिया हुआ है, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट. Question number 41, who is Katniss in Macbeth? So Macbeth में बताना है ये जो कैथनेस है कैरेक्टर ये कौन है. A, nobleman of Scotland. B, soldier. C, general. And D, porter. So question number 41, the correct answer is A nobleman of Scotland. ये प्रैक्टिस सेट 12 है, यहाँ गलती से मैंने 13 लिख दिया है. देन चूज द ओड स्पेलिंग. अब इसमें हमें स्पेलिंग देखनी है चारों, इसमें से ओड स्पेलिंग हमें फाइंड आउट करनी है. सो इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ. द आंसर इज ए, क्विंटेसेंस. तो इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ये है QUINTESSENCE, क्विंटेसेंस. देन इसमें देख लेते हैं 43,
इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ, दैट इज डी, इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसका करेक्ट स्पेलिंग, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, कंजम्पशन। देन 45, इसका करेक्ट आंसर है ए, सुपरसिलियस। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, स्पेलिंग्स में रट्टा लगाना होता है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट आंसर इज सी, पुसिलैनिमस, PUSILLANIMOUS, पुसिलैनिमस। देन 47, अ सटायरिकल कॉमिक पोम एलिड टू पैरोडी और द मोक हीरोइक इजा। सो हमें बतानी है यहाँ पे जो सटायरिकल कॉमिक पोम है, इसमें क्लिच है, बर्लेस्क्यू है, कोलोकेशन है या कोनोटेशन है। सो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, बर्लेस्क। 48, when the poet says that A is B, so he employs so metonymy, irony, metaphor and simile. सो जब पोइट किसी को बोलता है कि A इज B, जो A है वो B है, तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी है? सो दैट इज मेटाफर, क्योंकि वो आपस में ए की बी से कंपैरिजन तो कर रहा है, लेकिन लाइक, एज, सो ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं कर रहा है। ऐसा वर्ड यूज होता तो सिमिली होता, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं है, डायरेक्ट वो कंपैरिजन कर दिया है कि ए इज बी, ए बी है, बी के जैसा नहीं है बल्कि बी ही है। सो दैट इज मेटाफर। सो सिमली और मेटाफर में बस इतना ही चेंज होता है कि जो कंपैरिजन सिमली में होती है उसमें होता है ए बी के जैसा है, और मेटाफर में होता है ए बी है, जैसा नहीं है बल्कि डायरेक्ट उसको उसी की तरह मान ही लिया जाता है कि ए ही बी है। सो वो मेटाफर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, टीच मी हाफ द मैडनेस इज रिटन इन। सो ये जो लाइन है यहाँ पे, टीच मी हाफ द मैडनेस, इसमें बताना है कौन से मीटर में लिखी गई है यहाँ पे। A, iambic heptameter, B, trochaic trimeter, C, anapestic tetrameter, and D, iambic pentameter. So question number 49, the correct answer is C, anapestic tetrameter. Question number 50, last summer the student went to dash the village farmers. So for helping, to helped, C, helped, and D, had to helped. No correction required. अब हमें देखना है कौन सा इसमें बेटर ऑप्शन है। सो लास्ट समर द स्टूडेंट्स वेंट टू डैश द विलेज फार्मर्स। सो क्वेश्चन नंबर 50, सो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे दिया हुआ है ई ऑप्शन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सो करेक्शन तो कहाँ से होगा इसमें तो हमें ऑप्शन फिल करना है। सो लास्ट समर द स्टूडेंट्स वेंट टू, यहाँ हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं टू हेल्प द विलेज फार्मर्स। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट में गलती दे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ हमें फिल करना है। तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हमारा इन्फिनिटिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। सो ए एनाटोमी, बी आर्कियोलॉजी, सी एक्यूपंक्चर, एंड डी एंथ्रोपोलॉजी। सो ऐसी साइंस जो स्टडी करती है ह्यूमन कल्चर को और उनकी डेवलपमेंट को, तो उस वाली साइंस को हम क्या बोलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन करेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एंथ्रोप का मीनिंग ही यहाँ पे जो ये एंथ्रोप रूट वर्ड है इसका मीनिंग ही ह्यूमन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 52, आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर्ड। सो ये जो अंडरलाइन पोर्शन है इसके प्लेस पे देखते हैं क्या आएगा।
So A, him fully recovered, B, he full recovered, C, his fully recovery, D, him fully recovery, and E, no correction required. So question number 52, the correct answer will be A. I was delighted to see him fully recovered. Question number 53. What verse form has been employed in the Paradise Lost? अब हमें Paradise Lost में बताना है कौन सी वर्स फॉर्म मिल्टन ने यूज की थी. A. लिरिक, B. ब्लैंक वर्स, C. हीरोइक कपलेट एंड D. 7 लाइन स्टैंजा. सो 7 लाइन स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं? राइम रॉयल स्टैंजा भी बोलते हैं, और ये और क्या बोलते हैं इसको? चौसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, ब्लैंक वर्स. जो पैराडाइज लोस्ट है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी. सो पैराडाइज लोस्ट कब स्टार्ट किया था मिल्टन ने लिखना? इन 1658. और ये कब तक कंप्लीट हो गई थी? 1665 में ये कंप्लीट हो गई थी. 1667 में इसको पब्लिश कराया गया था 10 बुक्स में, और इसको रीपब्लिश करवाया गया था इन 1674, और तब इसको 12 बुक में पब्लिश करवाया गया था. क्वेश्चन नंबर 54. गुड मैन डैश आर destroyed daily under our law for want of that human insight. सो द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. अब ये जो लाइन है हमें बतानी है कौन से प्ले से ली गई है. चारों प्ले गाल्सवर्दी ने लिखे हैं. सो ए जस्टिस, बी स्ट्राइफ, सी फैमिली मैन एंड डी सिल्वर बॉक्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, जस्टिस. इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, जस्टिस. सो 54 का करेक्ट ऑप्शन है ए, जस्टिस. देन 55. It is not the artist's business to preach, so his business is to portray. So गाल्सवर्दी writes in. ये जो लाइन है ये हमें बताना है गाल्सवर्दी के कौन से प्ले से ली गई है. ऑप्शन ए फैमिली मैन, बी द फाइव टेल्स, सी अवेकनिंग एंड डी अनदर सेफ. सो क्वेश्चन नंबर 55. So the correct option is D, another safe. Question number 56. A stressed syllable followed by an unstressed syllable is. So stress and unstressed syllable ये हमें बताने हैं. ये कौन सा वाला फूट है यहाँ? सो ट्रोकेइक फूट, बी आयम्बिक फूट, सी डेक्टाइलिक फूट एंड डी monosyllable foot. So question number 56, the correct answer is A, trochaic foot. इसमें होता है पहले स्ट्रेस सिलेबल और उसके बाद अनस्ट्रेस सिलेबल. सो ट्रोचैइक फूट. क्वेश्चन नंबर 57. वर्ड्सवर्थ रोट द प्रेल्यूड. सो वर्ड्सवर्थ ने प्रेल्यूड लिखा है, तो हमें बताना है कि कितनी बुक्स में उन्होंने लिखा है. 12 बुक्स, 10 बुक्स, 14 बुक्स और 16 बुक्स. So question number 57. The correct answer is C, 14 books. So prelude जो था वो 1805 में बनके कंप्लीट हुआ था इनका, और जो पब्लिश हुआ था ये वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था इन 1850 में. ओके, सो मैरी हचिंसन ने इसको टाइटल दिया था द प्रेल्यूड, और ये इन्होंने सबसे पहले कोलरिज के लिए लिखा था. Question number 58. Person, animal or object considered likely to bring good fortune. So A oracle, B mascot, C opponent and D nail. So 58, the correct answer will be B, mascot. Question number 59. The following lines are taken from Just are the wage of God and justifiable to man. So A commerce,
बी लिसिडस, सी पैराडाइज लोस्ट एंड डी सैमसन एगोनिस्टिस। तो ये लाइन हमें बतानी है कहाँ से ली गई है। जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन। सो क्वेश्चन नंबर 59, द करेक्ट आंसर विल बी डी सैमसन एगोनिस्टिस। और सैमसन एगोनिस्टिस ये पब्लिश हुआ था 1671 में विद पैराडाइज रिगेन्ड। 60 question is, who called Paradise Regained as a brief epic? So Paradise Regained को किसने brief epic बोला था? So I.A. Richards, B. T.S. Eliot, C. Arnold and D. Barbara Levalsky. So question number 60 देख लेते हैं correct answer. So that is D. Barbara Levalsky. Then 61, one strong or stressed syllable followed by two weak or unstressed syllable is. So एक strong syllable, strong और stressed syllable, और उसको किससे फॉलो करता है वो, टू वीक अनस्ट्रेस syllable। तो कौन सा फूड हुआ इसमें ये हमें बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट आंसर विल बी बी dactylic foot. So one strong syllables and two unstressed. So that is dactylic foot. 62 question, who is the son of Banquo in Macbeth? So Macbeth में जो Banquo का सन था उसका नाम क्या था। सिवार्ड, फ्लिंस, लेनोक्स और डंकन। सो डंकन तो स्कॉटलैंड का किंग था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है सन ऑफ बैंक्यू वॉज फ्लिंस। क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, the following lines are taken from but he thou blind of sight despised and thought extinguished quiet with inward eyes illuminated। सो ये जो लाइन्स हैं हमें बतानी है कौन से वर्क से ली गई हैं। सो ए कॉमर्स, बी लिसिडस, सी पैराडाइज लोस्ट एंड डी सैमसन एगोनिस्टिस। सो क्वेश्चन नंबर 63, द करेक्ट आंसर विल बी डी सैमसन एगोनिस्टिस। सो सैमसन एगोनिस्टिस की जो वाइफ थी उसका नाम था डेलिला। क्वेश्चन नंबर 64, सो सैमसन एगोनिस्टिस की स्टोरी तो याद ही होगी आपको, कैसे उसकी वाइफ उसको धोखा देती है अपने देश के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 64, डायामीटर कंसिस्ट ऑफ। सो डायामीटर में कितने फीट होते हैं, 2 फीट, 1 फीट, 4 फीट और 5 फीट। सो 64 का करेक्ट ऑप्शन है ए 2 फीट। डायामीटर में 2 फीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सैलेज प्रोमेथियस इन प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 इज मॉडल्ड ऑन मिल्टन सैटर्न, होमर्स ओडिसी, शेक्सपियर्स हैमलेट और मार्लोज टेम्बरलेन। सो क्वेश्चन नंबर 65, द करेक्ट आंसर इज ए मिल्टन्स सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 66, रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोज डेप्ट। तो ये हमें बताना है दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन अ लोन, that someone was trying to kill him, see that he loved Juliet who was the daughter of the enemy of his family, and D none of the above। सो इस लाइन का हमें बताना है रोमियो ने ये लाइन क्यों बोली थी। सो सी इज करेक्ट आंसर, दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि वो जूलियट से प्यार करता था और जूलियट की जो फैमिली थी वो रोमियो की फैमिली की दुश्मन थी। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ड्सवर्थ हैज expressed his views transmigration of the soul in the poem. So the prelude, B ode to duty, C ecclesiastical sketches and D
Ode on the intimations of immortality. So question number 67, the correct answer will be D. Ode on the intimations of immortality. Question number 68, the meter consisting of 6 feet is called. So कौन से मीटर में 6 फीट होते हैं ये बताना है हमें. हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, पेंटामीटर और ट्राईमीटर. So question number 68, the correct answer is A. हेक्सामीटर. पेंटामीटर में 5 होते हैं, ट्राईमीटर में 3 होते हैं, है ना. हेक्सामीटर में 6 होते हैं. So rising measure means those feet which end with a stress syllable. B. Those feet which begin with a stress syllable and fall away to an unstressed syllable. So C. The stress falling as one syllable hovers over the next, and D. None of these. So question number 69, the correct answer will be A. Those feet which end with a stress syllable. Question number 70, caesura implies. So A. A union of two or more lines. B. A break between words within a metrical foot, or a pause in the middle of a line. C. Changes of cadence in words, and D. None of these. So question number 70, the correct answer will be B. A break between words within a metrical foot, or a pause in the middle of a line. Question number 71, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय शेक्सपियर. इसमें बताना है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले कौन सा नहीं है. सो ए. मच एडो अबाउट नथिंग. बी. एडवर्ड सेकंड. सी. अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, एंड डी. किंग हेनरी फोर्थ. सो क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट आंसर विल बी बी. एडवर्ड सेकंड. ये शेक्सपियर ने नहीं लिखा, आई थिंक मार्लो ने लिखा था. ये थोड़ा सा डाउट है मुझे, शायद मार्लो नहीं लिखा है, लेकिन शेक्सपियर ने नहीं लिखा. सो मच अडो अबाउट नथिंग ये कब पब्लिश हुआ है? इन 1598. ये मिड समर नाइट ड्रीम ये कब लिखा था? इन 1595. एंड किंग हेनरी फोर्थ, इसका पार्ट 1 आया था 1596 में और पार्ट 2 आया था 1597 में. तो एडवर्ड सेकंड इज द राइट आंसर हेयर. क्वेश्चन नंबर 72, इन 3 years she grew, the little girl will be sportive as. So in 3 years she grew, that is the लूसी पोम. वर्ड्सवर्थ ने 5 लूसी पोम लिखी हैं, उनमें से एक ये भी है. 3 years she grew. तो इसमें हमें बताना है द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज द लॉन, द फॉन, सी स्टार्स, एंड डी रिवोलेट्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. वर्ड्सवर्थ ने उसको क्या बताया था? जो छोटी बच्ची है वो कैसी स्पोर्टिव होगी? जैसे कि एक फॉन. सो क्वेश्चन नंबर 73, ही इज नो मैच डैश मी इन बैटिंग. सो इन, टू, विद और फॉर, हमें इसमें प्रेपोजिशन फिल करनी है. सो 73 का डी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर. सो ही इज नो मैच फॉर मी इन बैटिंग. सो प्रेपोजिशन इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका हमें अच्छे से रट्टा लगा लेना है और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है. सो हंगर वाज द मोटिव डैश द मैंस क्राइम. सो 74, द करेक्ट प्रेपोजिशन विल बी डी, फोर. हंगर वाज द मोटिव फॉर द मैंस क्राइम. Question number 75, who inspired John Milton to portray the rebel in his epic Paradise Lost? So Charles I, Charles II, Oliver Cromwell, or Queen Anne. So question number 75, the correct answer is C, Oliver Cromwell. Unhappy that I am, I cannot have my heart into my mouth.
सो हु सेज दिस इन किंग लियर। सो किंग लियर में ये लाइन कौन बोलता है ये हमें बताना है। सो ए कॉर्डेलिया, बी रिगेन, सी गोनरिल एंड डी एडगर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए कॉर्डेलिया। सो किंग लियर की 3 बेटी होती हैं, तो उसमें सबसे जो छोटे वाली डॉटर होती है उसका नाम होता है कॉर्डेलिया। सो क्वेश्चन नंबर 77, हेप्टामीटर इज अ लाइन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग। सो हेप्टामीटर में हमें बतानी है कि लाइन्स ऑफ वर्ड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, उसमें फीट कितने होते हैं, 8 फीट, 9 फीट, 7 फीट और 6 फीट। सो क्वेश्चन नंबर 77, द करेक्ट आंसर इज सी 7 feet. Question number 78, which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic success? So artistic success हमें बतानी है, don't be confused in it. So Hamlet, Macbeth, Othello and King Lear. So the correct answer is Macbeth. सो डोंट बी कन्फ्यूज, इसमें जब आर्टिस्टिक सक्सेस आएगा तो मैकबेथ आएगा और आर्टिस्टिक फेलियर आएगा तो हैमलेट आएगा। सो बी इज करेक्ट आंसर। 79, द स्टेटमेंट पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद आर एस क्रेन, ई आर लेविस, टी एस एलियट एंड क्लिंथ ब्रूक्स। So the correct answer is D, Clint Brooks. 80 question, which character from Greek mythology does the speaker allude to in El Allegro? So Zeus, Orpheus, Persephone and Hecuba. So question number 80, the correct answer is B, Orpheus. क्वेश्चन नंबर 81, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। तो रोमांटिक एज बतानी है, किस नाम से जानी जाती है, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड एज ऑफ ड्राइडन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। और ये 1798 से स्टार्ट हो गई थी रोमांटिक एज, जो 1837 तक चली थी। इसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी बोलते हैं और लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था इन 1798, तभी से ये रोमांटिक एज स्टार्ट हो गई थी। ओके, एज ऑफ पॉप को ऑगस्टन एज भी बोलते हैं, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोलते हैं। देन 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। सो ओनोमेटोपोइया का हमें एग्जाम्पल बताना है, तो ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच, और इसमें हम क्या देखते हैं, साउंड देखते हैं। सो ए स्वीट बिटर टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, तो साउंड ही नहीं आया कुछ। बी द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। सी अ लोड ऑफ लर्निंग lumbering in his head, and D fair is that fair does. So question number 82, the correct answer will be B, the murmurous haunt of flies on summer eves. तो यहाँ पे murmurous haunt है, ये हमारा ओनोमेटोपोइया आ गया है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 83, चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें आपको पंचुएट करना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सीधे करेक्ट आंसर बता देती हूँ यहाँ पे आपको। सो क्वेश्चन नंबर 83, द करेक्ट आंसर इज डी, देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबोलिश, द स्लेवरी ऑफ कास्ट। Then question number 84, she has a liking dash detective stories। अब हमें यहाँ preposition फिल करना है। सो she has a liking for, liking के साथ हम for लगाते हैं, for detective stories। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। there is a great need for a book dash poultry reading। सो 85 में देखते हैं preposition
So on is correct answer here. There is a great need for a book on poultry rearing. 86. He does not hesitate to do whatever his brother does. So will do, would done, shall do, will do और नो करेक्शन रिक्वायर्ड. सो डज के प्लेस पे हमें बताना है बेटर ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे. सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इसमें कोई एरर नहीं है. ही डज नॉट हेजिटेट टू डू वाट एवर हिज ब्रदर डज. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. 87. Replace the italicized portion in the following sentence with one phrase. In the present times, the real sufferers are the people belonging to the middle classes of society. So इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. So 87 का द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, bourgeoisie. 88. टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब कम अबाउट. तो यहाँ कम अबाउट फ्रेजल वर्ब है, इसका हमें मीनिंग बताना है. गेट, बी टेक प्लेस, सी हैपन एंड डी रिकवर. सो द करेक्ट आंसर इज सी हैपन. क्वेश्चन नंबर 89. द न्यू मूवी हैज फॉलन फ्लैट. सो फॉलन फ्लैट के लिए हम क्या यहाँ पे मीनिंग है इसका ये बताना है. द मूवी इज अ सक्सेस. The movie met with a cold reception. The movie received good review or none of the above. So 89, the correct option is B. The movie met with a cold reception. 90 question. Life is a bed of nails. इसका क्या मीनिंग होगा. So pleasant living, bed made of roses, simple living और problematic situation. So question number 90, the correct answer is D, problematic situation. तो bed of roses तो होता है comfortable life और जो bed of nails होता है that is problematic situation. So 91, the first official royal poet laureate in English literature लिटरेरी हिस्ट्री वाज. तो हमें पोइट लोरिएट बताना है फर्स्ट लेकिन ऑफिशियल. तो बैन जॉनसन, विलियम डेवनेंट, जॉन ड्राइडन एंड डी थॉमस सैडवेल. सो क्वेश्चन नंबर 91 द करेक्ट आंसर विल बी सी जॉन ड्राइडन. बैन जॉनसन भी थे लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थे, वो सिर्फ फर्स्ट लोरिएट थे, फर्स्ट पोइट लोरिएट. लेकिन जो ऑफिशियल पोइट लोरिएट थे वो थे जॉन ड्राइडन. Question number 92. In King Lear, who among the following speaks in the voice of poor Tom? So A. Kent, B. Edgar, C. Edmund and D. Gloucester. So question number 92. The correct answer will be B. Edgar. सो एडगर को जब उसके फादर ने उसको पनिश किया था और जो उसका जो इलेजिटिमेट जो ब्रदर था एडमंड, तो उसने जो कुछ साजिश की थी जिसकी वजह से उसके फादर ने एडगर को पनिश करना चाहा था, उसको मारना चाहा था, तो वो घर छोड़ के वहाँ से भाग गया था. फिर वो एक बैगर का रूप लेके पुअर टॉम बन के एक अलग जो कॉटेज में रहता है. सो क्वेश्चन नंबर 93. In Wordsworth's prelude, the boy of Venander is affected by. So जो prelude वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है उसमें the boy of Venander है वो किससे अफेक्टेड है, ब्लाइंडनेस से, डेफनेस से, म्यूटनेस या लेमनेस. सो क्वेश्चन नंबर 93 सी इज करेक्ट आंसर म्यूटनेस. क्वेश्चन नंबर 94. व्हाट इज फोस्टर कलेक्शन. सो फोस्टर कलेक्शन क्या है, इसमें चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, द कलेक्शन ऑफ अ पोइटिकल एंड मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स नेम्ड आफ्टर द लिबरल MP
WE Foster, reputed for the Foster Education Act. Next is, which of the following statements is not true of Aeropagitica? Aeropagitica के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, ये हमें बताना है. सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार. सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1644, ये तो करेक्ट है, 1644 में आया था ये. सो इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ये भी ठीक है. इट प्लीड्स फॉर द ब्रिटिश प्रिविलेजेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड के लिए नहीं लिखा गया था, ये प्रिंटिंग प्रेस के लिए, वो क्या नाम है, बुक्स की लिबर्टी के लिए लिखा गया था, फ्रीडम ऑफ बुक्स के लिए. एंड डी, इट इज अ स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये भी हमारा करेक्ट है. तो इसमें रॉन्ग ऑप्शन हमें बताना है कौन सा है. सो सी इज राइट आंसर. ये एरोपैजिटी का जो वर्क है उसके लिए ये नॉट ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 96. द लेबल material feminism refers to the work of those thinkers who study inequality in terms of. So C is correct answer here, both gender and class differences. 97. Like Cordelia, the fool in King Lear is so killed by Gondril's troops. किंग लियर में जो फूल था उसका बताना है, कोर्डेलिया की तरह उसमें क्या था, किल्ड बाय गोनरिल्स ट्रूप्स, रेफर टू बाय लियर एज ही चाइल्ड, सी डिसलाइक्ड बाय रीगन एंड कॉर्नवॉल, और पनिश्ड फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ. सो क्वेश्चन नंबर 97, द करेक्ट आंसर विल बी बी, रेफर्ड टू बाय लियर एज हिज चाइल्ड. So 95. Choose the right chronological sequence below. अब हमें ये क्रोनोलॉजिकली इसको सीक्वेंस में लगाना है. चारों ऑप्शन देख लीजिए आप, मैं सही आंसर इसमें बता देती हूँ. द करेक्ट आंसर विल बी सी, ट्यूडर पीरियड, जैकोबियन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड और एडवर्डियन पीरियड. क्वेश्चन नंबर 99. ही इज द वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस. अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस. सो दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब हमें बताना है किसका एग्जाम्पल है ये. सो पैरोनोमेसिया, स्पूनरिज्म, मेलाप्रोपिज्म और एनाफोरा. सो 99, द करेक्ट आंसर इज सी, मेलाप्रोपिज्म. 100 क्वेश्चन इज, द फ्रेज डार्कनेस विजिबल पैराडाइज लोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो डार्कनेस विजिबल जो पैराडाइज लोस्ट में एक फ्रेज है, हमें बताना है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है. पेरिफ्रेसिस, पन, ऑक्जीमोरन और ट्रांसपोजिशन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, क्योंकि यहाँ डार्कनेस भी है और विजिबल भी है. डार्कनेस है तो विजिबल कैसे है, और विजिबल है तो डार्कनेस कैसे है, तो दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं. तो ऑक्जीमोरन इज करेक्ट आंसर. इसमें हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को साइड बाय साइड रखते हैं. देन अनसीन पैसेज देख लेते हैं. इसमें अगर आपको ज़्यादा टाइम लेके इसको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं. मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ. व्हेन फ्लावर्स ब्लूम इन द lush bamboo plantations in the hills of the northeast, the tribesmen are thrown into a state of panic. The rare phenomenon of the flowering of a dwarf-sized bamboo species triggers a boom in the rat population. They devour the crops in nearby farmlands. The result is famine. The mauve-colored flowers sprouting in the hill slopes in the sprawling Sepa Valley in East Kameng district, see Arunachal Pradesh, are a palpable treat. Instead, the state government, the worries are justified in the catastrophe caused by a flowering of a bamboo species named Mau in Mizoram.
In 1959, by anything to go by, rodents had multiplied in millions during the flowering of bamboo and ravaged the crops in the foothills. The following of the bamboo species in Arunachal Pradesh was first noticed in September this year. The depredation by the rats in the paddy maize and millet fields from Bhalukpong on the Assam border to Sapa Valley in the north were reported soon as the agriculture department rushed its field staff to the affected areas to fight the ramping rodents with rat traps and zinc phosphate. Fresh alarms were sounded with flowering reported from the Teju circle. According to the local MLA, much of the crops in Kemeng had been destroyed by October. The state veterinary minister also confirmed the reports of a near famine condition in that inaccessible district. The rats feeding on the flower seedling continue to multiply till today. 33,000 rats of the 26 varieties in the state have been trapped with the help of indigenous devices. The chief minister has sent an SOS to the center for both supplies and expertise in combating the rat menace. ये हमने पढ़ लिया है. अब इसके आंसर देख लेते हैं हम. So 101, in the opening passage, second sentence, the phrase triggers a boom means. अब second sentence बताना है हमें कि triggers the boom means क्या होता है. A, brings about a change. B, causes in increase. C, causes an upheaval. And D, starts an exodus. So the correct answer will be B, causes in increase. 102, a destruction in Bhalukpong was reported according to the passage. So in September, in August, in October or in November. So 102, the correct answer will be A, in September. 103, a near famine condition was reported in the Sapa Valley, in Kameng, in the Teju circle or at Bhalupkong. So 103, the correct answer will be B, in Kameng. 104, the flowering of the bamboo made the people cautious, hungry, anxious or panicky. So 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पैनिकी. क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द राइटर्स एटीट्यूड टू द ट्राइबल पीपल्स प्रॉब्लम. सो ए, sympathetic, B, critical, C, harsh and D, neutral. So 105, the correct answer will be B, critical. देन चूज द करेक्ट स्पेलिंग. चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप. सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए, नेसेसरी, NECCESSARY, नेसेसरी. मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे लगता है NECESSARY होना चाहिए, तो एक बार देख लेना आप. सो द करेक्ट आंसर इज ए. 107, यहाँ हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे. सो सी इज करेक्ट आंसर. ये 4 स्पेलिंग कंटिन्यू देख के कितनी बार क्या होता है, सही स्पेलिंग जो हमें आती है वो भी भूल जाते हैं. तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर 4 स्पेलिंग एक ही वर्ड की दी गई हैं तो उसको सिर्फ एक ही ग्लैंस में हमको देख के और वो स्पेलिंग अलग कॉपी पे, पेज पे कहीं पे नोट कर लेना है और उसको फिर आपस में मैच कर लेना है. क्योंकि 4 स्पेलिंग देख के क्या होता है, अगर हमको आती भी है स्पेलिंग तो भी हम भूल जाते हैं. ओके. सो 108, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी. देन 109,
the early religious drama is associated with? So A. Superstitions and beliefs, B. Mysteries and histories, C. Interludes and mysteries, and D. Miracles and morality. जो अर्ली रिलीजियस ड्रामा जो होते थे वो किससे एसोसिएटेड थे वो हमें बताना है. सो 109 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, मिरेकल्स एंड मोरालिटी. देन 110. So, secular influences on the early English drama were. So, चार ऑप्शन देख लीजिए आप. So, 110, the correct option is D. Middle class life, moral beliefs and uprising of the subalterns. So, 110 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 111. A philosophical attitude pervading much of modern literature. So A. Absurdism, B. Dadaism, C. Imagism, and D. Surrealism. So 111, the correct option is A. Absurdism. Now change the voice, active to passive change करना है हमें. The thief stole my cloak as I was asleep in the waiting room. तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है. सो पहले देख लेते हैं टेंस कौन सा है. तो स्टोल सेकंड फॉर्म में, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे. सो द थीफ स्टोल माई क्लोक. सो ए, I had been sleeping in the waiting room when my cloak was stolen. B. My cloak was stolen as I was asleep in the waiting room. C. As I was asleep in the waiting room, my cloak was stolen. And D. My cloak was being stolen when I was asleep in the waiting room. So 112 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज B. My cloak was stolen as I was asleep in the waiting room. Then 113. Coleridge claimed to have conceived Kubla Khan in a dream. So Kubla Khan was being conceived in a dream as claimed by Coleridge. So B. Kubla Khan was conceived in a dream was claimed by Coleridge. And C. Kubla Khan had been claimed to be conceived in a dream by Coleridge. And D. Kubla Khan was claimed to have been conceived in a dream by Coleridge. सो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. कुबला खान वाज क्लेम्ड to have been conceived in a dream by Coleridge. 111. Do you remember the name of the book written by Emily Bront? So इसको भी हमें पैसिव में चेंज करना है. So do you remember the name of the book Emily Bront had written? सो ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में चेंज करना है हमें यहाँ. सो वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एमिली ब्रोंट रिमेंबर्ड बाय यू? सी. इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एमिली ब्रोंट रिमेंबर्ड बाय यू? एंड डी. हैज एमिली ब्रोंटे written any book that you do remember? So 114, the correct answer will be C. Is the name of the book written by Emily Bronte remembered by you? सो ये हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू यू रिमेंबर, तो हमें इसको प्रेजेंट से ही शुरू करना है. और प्रेजेंट के लिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब देखिए इसमें इज भी आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है. सो सी इज करेक्ट आंसर. 115. आई थिंक वी शुड लुक फॉर अ न्यू फूड caterer. The one we have at the moment dash us too many problem. तो इसमें बताना है हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा फिल होगा. सो कॉजेज, मेक्स, डज और हैज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कॉजेज. 116.
Could you dash me a favor and post these letters on your way home? So could you do me a favor, make me a favor, give me a favor, get me a favor? तो चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा करेक्ट है. So A is correct answer. Could you do me a favor? 117. I have told him many times that he has got the wrong telephone number. I will dash crazy if they call again. So यहाँ हमें fill करना है correct option. So the correct option will be B. Go. I will go crazy if they call again. 118. The company offers its employees free language training, but not many people dash advantage of it. So the correct option will be C. Take. But not many people take advantage of it. 119. When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. So the author of these lines is. So very easy question. जो वर्ड्सवर्थ ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट है ये. So विलियम शेक्सपियर is the correct answer. So 120. ये आपको मुझे बताना है ये सोनेट नंबर कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कहीं से भी देखना नहीं है. इस वीडियो को देखते हुए ही आपको ये आंसर कर देना है बिना कहीं से देखे. सो 120. हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द टर्म स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म? सो ए एडवर्ड सेड, बी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक, C. होमी भाभा and D. एजाज अहमद. So 120. The correct answer will be B. गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक. 121. Every Man is a medieval play based on an episode from the Bible. B. A medieval morality play. C. A Tudor interlude and D. A miracle play. So the correct answer is B. A medieval morality play. Now correct spelling, you see the options. So 122, the correct answer is B. Announcement. Now 123, the correct answer is C. And 124, स्पेलिंग्स में मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखती हूँ क्योंकि ये हमें लर्न ही करनी होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो तुक्का लगता है और कुछ हम इसमें नहीं कर सकते. सो 124, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सीजर्स. एंड 125, हाइपरबल एज. अब हमें बताना है जो हाइपरबल है ये फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोली भी बोलते हैं इसको. तो ये क्या है? एन एक्स्ट्रा वैगेंट एग्जेजरेशन, ए रेसिस्ट स्लर, 3 अ मेट्रिकल स्किल एंड 4 अ फिगर ऑफ स्पीच. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा. सो ए इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, बी 1 and 4 आर करेक्ट, सी 1 and 3 आर करेक्ट एंड डी 3 इज करेक्ट. सो बी इज करेक्ट आंसर है यार. ये एक तो एग्जेजरेशन के लिए यूज होती है, बढ़ा चढ़ा के इसमें बताया जाता है, और एक ये फिगर ऑफ स्पीच है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों का भी भला चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ. जब तक के लिए बाय.